आप सभी साथियों का कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, गंगा कावेरी व्याख्यानमाला का आज 33वां व्याख्यान है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ए अच्युतन जी, जो कालीकट विश्वविद्यालय केरल में आचार्य एवं अध्यक्ष के पद पर जिन्होंने अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं। 3 दशक से अधिक उन्होंने अध्ययन और अनुसंधान में व्यतीत किया है। तो आज ऐसे महनीय विद्वान का हम आज अपने कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, यह हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि सुदूर दक्षिण में केरल में जिन्होंने अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ पूरे देश में वह एक सुप्रसिद्ध नाटककार के रूप में, रंगकर्मी के रूप में, एक प्रसिद्ध अनुवादक के रूप में और एक प्रसिद्ध अध्येता के रूप में जिनकी ख्याति है, ऐसे प्रोफेसर ए अच्युतन जी का गंगा कावेरी व्याख्यानमाला आयोजक मंडल की ओर से मैं जयशंकर तिवारी, हिंदी विभाग लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक तथा मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से और आप सभी मित्रों की ओर से आदरणीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर ए अच्युतन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा मैंने बताया, ये 33वां व्याख्यान है और ये व्याख्यान आज का केंद्रित है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार, इस विषय पर आज सर अपना वक्तव्य रखेंगे। प्रोफेसर ए अच्युतन जी, जो कालीकट विश्वविद्यालय केरल में प्रोफेसर के पद पर, हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर लंबे समय तक जिन्होंने सेवाएं दी हैं। तो मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ए अच्युतन जी का परिचय देने के लिए हमारे मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, जो पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु में कर्नाटक में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता का संक्षिप्त परिचय देने की कृपा करें। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। यह जैसे कि मेरे मित्र वर्य ने बताया, यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला में यह 33वां व्याख्यान है और इस महीने का 3रा व्याख्यान है। जैसे कि इस महीने का पहला व्याख्यान रहा विस्थापन और मेरी कविताएं, श्री लीलाधर मंडलोई, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, उनका व्याख्यान रहा। और इसके बाद इस महीने का 2रा व्याख्यान मौलिक लेखन की चुनौतियां, डॉक्टर विजय कुमार भारती जी, जो काजी नजरुल विश्वविद्यालय आसनसोल पश्चिम बंगाल के, उनसे संपन्न हुआ है। और यह आज का 3रा व्याख्यान है। आज के इस 3रे व्याख्यान का विषय है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान है क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी की गतिविधियां किस प्रकार की हो रही है और इसमें किन किन का सहयोग प्राप्त है और इस सहयोग के द्वारा हिंदी किस आज मुकाम पर पहुंच रही है, उन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर ए अच्युतन, जो कालीकट विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ ये पूर्व फेलो उच्च शिक्षा संस्थान शिमला के वो जो फेलो भी रह चुके हैं। इनका मैं
अपनी ओर से मतलब अपने कॉलेज की ओर से, मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलूर कर्नाटक की ओर से और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से सादर नमन करते हुए उनका स्वागत करता हूं। साथियों, इस पटल पर हमारे साथ जो हिंदी अध्यापक प्रेमी और उसके बाद शोधार्थी और हिंदी छात्र इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हमारा व्याख्यान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने वाले जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जैसे कि मेरे मित्र ने मुझे बताया कि आज के मुख्य जरूर प्राप्त कर चुके हैं। अध्यापन एवं शोध कार्य में इनका अनुभव है। ये केरल में प्रसिद्ध नाटककार, जाने माने नाटककर्मी और रंगकर्मी हैं हमारे आज के वक्ता। जिसके पहले इनके साथ बात करते समय यह विषय तय हुआ था कि केरल में नाटक जो की गतिविधियों के बारे में जो उस विषय पर जो बातें हो रही थी, उसके बाद हमने तय किया कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा प्रचार और प्रसार इस विषय पर बोलने के लिए उनसे निवेदन किया। तो आज इस विषय पर बोलने वाले हैं। तो ये केरल में प्रसिद्ध नाटककर्मी हैं और आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग कालीकट विश्वविद्यालय से अभी ये सेवानिवृत्त हैं। केंद्र साहित्य अकादमी के ये 2003 से लेकर के 7 तक ये केंद्र साहित्य अकादमी के सदस्य भी रह चुके हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में अध्येता, जिसकी 2014 से लेकर के 16 तक वहां ये फेलो भी रह चुके हैं। अनेक पुरस्कार से सम्मानित, जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय का लेखक सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सौहार्द सम्मान आदि पुरस्कारों से ये सम्मानित है। 10 किताबें तथा 15 तक के शोध परिपत्र इनसे प्रकाशित हैं। 15 पीएचडी एवं 22 एमफिल इनके निर्देशन में जो संपन्न वो कार्य जो है इनके निर्देशन में संपन्न हुआ है। 20 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन इन्होंने किया है और उसके साथ उसमें अपनी भागीदारी की जिम्मेदारी भी इन्होंने निभाई है। हिंदी से मलयालम में और मलयालम से हिंदी में नाटकों का अनुवाद एवं नाट्य प्रस्तुतिकरण भी इनके द्वारा की गई है। दक्षिण भारत के अनेक विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर बोर्ड ऑफ स्टडीज के ये सदस्य भी रह चुके हैं। सरकार और अर्ध सरकार के अनेक संस्थाओं में, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं, इन संस्थाओं के कई संस्थाओं के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इनका यह परिचय बहुत विस्तृत परिचय है, उनको मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर ये अच्युतन, जो सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष कालीकट विश्वविद्यालय केरल। इनका विषय है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार। सर, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करते हुए हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र, परिचय देने के लिए। आज के हमारे मुख्य वक्ता, जैसा कि अभी डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी ने बताया कि प्रोफेसर ए अच्युतन जी हैं, जो सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष हैं कालीकट विश्वविद्यालय केरल। तो उन्हें मैं आमंत्रित करूं मुख्य विषय पर बोलने के लिए। उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, यानी जिस कॉलेज का मैं हूं प्राचार्य,
डॉक्टर वंदना सारस्वत महोदया और हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र महोदय और हमारे मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी और उनके पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, सभी के प्रति अभिवादन करते हुए मैं आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय प्रोफेसर ए अच्युतन जी, उन्हें प्रणाम करता हूं और सादर मैं आमंत्रित करता हूं आज के वक्तव्य के लिए, जो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार विषय पर नियत है। तो सर, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और आप सादर आमंत्रित हैं वक्तव्य के लिए। अपना माइक्रोफोन सर ऑन कर लीजिए और अपने वक्तव्य को प्रारंभ कीजिए। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? जी जी आवाज आ रही है सर। सबको नमस्कार। आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिला। तिवारी जी, मंजुनाथ जी और बाकी हमारे जितने भी मित्रगण है, बंधुगण है, सबको हमारी तरफ से प्रणाम। वैसे तो आप जानते हैं कि दक्षिण में हिंदी प्रचार प्रसार एक बहुत ही विस्तृत विषय है, क्योंकि दक्षिण भारत जो पहले था अब ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में अब 5 यानी गोवा है जो कोंकण प्रदेश में आते हैं, कर्नाटक है और केरला है, पोंडिचेरी है जो तमिल बोलते हैं, वहाँ भी तमिल है, और फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। बस इतना तो प्रदेश है और वहाँ अलग अलग भाषाएं भी। आज के तारीख में दक्षिण भारत में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार का मौलिक विवेचन तथा अध्ययन करने पर इसका विविध आयामी स्वरूप आसानी से सामने आ जाएगा। एक समय था जब हिंदी का प्रयोग यात्री यानी तीर्थयात्री और व्यापारी लोग ही करते थे। ये मजबूरी था। और हम जानते हैं कि दक्षिण में बहुत सारे तीर्थ स्थान है, सांस्कृतिक केंद्र है। कन्याकुमारी, मधुरई, पढ़नी, रामेश्वरम सब तमिलनाडु में है। शबरीमला, गुरुवायूर, पद्मनाभ मंदिर, श्री नारायण गुरु का जन्म स्थान वर्कला और श्री शंकराचार्य की कालड़ी सब केरल में है। तिरुपति वेंकटेश हैदराबाद, मैसूर में राजमहल है, वृंदावन है, उडुपी, गोकर्ण, चामुंडेश्वरी, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग उत्तर से दक्षिण आते हैं। और इसीलिए एक और बात है जो व्यापार, ये 2 बिंदुओं पर व्यापारी आते हैं जाते हैं, तो ये मजबूरी रहा पहले से ही उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से विशेषकर दक्षिण में जितने भी प्रदेश हैं से उत्तर तथा अन्य राज्यों में जाते वक्त संपर्क के लिए
लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। आज भी ये प्रथा जारी है। लोगों की आपसी संपर्क की ये सर्जनात्मक क्रिया बहुत पुरानी है। मैं से एक सर्जनात्मक क्रिया, क्योंकि उसको कोई डिग्री कुछ नहीं मिलेगी आपको बीए डिग्री नहीं मिलेगी, पीएचडी डिग्री मिलेंगे, लेकिन लोगों की आपसी संपर्क की जो सृजनात्मक प्रक्रिया है वो समाज को आगे बढ़ाती। इतिहास साक्षी है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि केरल के वंजी राजा, वो कुडुंगलूर के शासक थे। कुडुंगलूर चेरन चेंगुट्टून की पत्नी चिलप्पतिगारम की नायिका कन्नगी के लिए एक मंदिर बनाने की विनती करती है, तो राजा इसके लिए प्रतिष्ठा शिला हिमालय से लाया था। आज के कुडुंगलूर देवी मंदिर के यही मूल प्रतिष्ठा शिला है। इस प्रतिष्ठा महोत्सव दूसरी शताब्दी में संपन्न हुआ था, जिसमें सिलोनीस क्रॉनिकल के अनुसार सिलोन के राजा गजबाहु भी भाग लिया था। तो देखिए, यहाँ केरल के कोने में जो कुडुंगलूर मंदिर है, वहाँ की जो प्रतिष्ठा शिला हिमालय से लाए। तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में गोसाइयों का आगमन ज्यादा हुआ और उनके मुंह से हिंदी सुनने का अवसर इधर के लोगों को, विशेष करके केरल जैसे लोगों प्रदेश के लोगों को मिला था। जो भी व्यापारी, तीर्थयात्री उत्तर से आते थे उन्हें गोसाई कहते थे, और दक्षिण से जो भी उत्तर जाते थे उन्हें मध्य पूछते हैं। जब हम लोग मद्रास यानी दिल्ली वगैरह जाते हैं तो पहले मद्रासी, ये एक ऐसी अपडेट की प्रक्रिया आ गई। भारत में हिंदी ऐसे एकमात्र भाषा है जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। तीन कारण है हिंदी के जो इस तरह के जो प्रचार प्रसार की मूल। एक, दो, बोलने समझने वालों की संख्या ज्यादा है। दो, सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से जोड़ने के काम करता है भाषा। तीन, भारतीय परिवार के प्रथम भाषा संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश होते हुए जन्मी है। इन तीन कारणों के कारण हिंदी में वो क्षमता है। हिंदी की इसी क्षमता को रेखांकित करते हुए दक्षिण के प्रसिद्ध हिंदी सेवी जो कर्नाटक के थे, मैसूर के डॉक्टर नागप्पा का कथन यहाँ पर उल्लेखनीय है। आप अपने सामने पृथ्वी का घूमता हुआ गोल पर लकीर खींचते चले जाएं तो देखेंगे कि आज संसार के 100 से ज्यादा देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी रूप में हिंदी पढ़ाई और सिखाई जा रही है। ये उन्होंने 2006 में कहा था। आज से 60 साल पहले तक कहा जाता था कि अंग्रेज और अंग्रेजी राज्य से में सूरज नहीं डूबता है। आज मैं कह रहा हूं कि हिंदी का सूरज पूरब पश्चिम सभी दिशाओं में प्रकाशमान है। ये नागप्पा जी का शब्द है। तो हिंदी के संबंध में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इसी से वो प्रत्यक्ष हो जाता है कि उस भाषा में क्या क्षमता है और कैसी है। हिंदी के प्रचार प्रसार, हिंदी भाषा और साहित्य को अध्ययन करने पर
हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक विषय नहीं है। इसको हमें यहाँ हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार को दक्षिण में छमुखी विकास हो रहा है अभी। कैसे कैसे है देखिए। एक, दक्षिण प्रांतों में, जैसे मैंने पहले कहा, मौलिक हिंदी लेखन। दो, दक्षिण भारतीय भाषाओं से हिंदी में तथा हिंदी से दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद एवं अनुवाद अध्ययन। तीन, हिंदी में आलोचना तथा तुलनात्मक अध्ययन। चार, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा हिंदी प्रचार प्रसार तथा कॉलेज, विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं। पांचवा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा हिंदी प्रचार प्रसार। और लास्ट में मैं जोड़ना चाहता हूँ, आजकल की स्थिति ऐसे है, पेट की भाषा हिंदी प्रचार प्रसार। क्योंकि आज इधर केरल में मैं देखता हूँ, केरल में ही नहीं है, बहुत सारे लोग काम के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से बहुत सारे लोग इधर आते हैं काम के लिए और हिंदी में बोलते हैं। तो हमारे घर की महिलाएं, बेटियां, बच्चे सब उनसे हिंदी सीखते हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये पेट की भाषा हिंदी है। इसलिए मैंने अभी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में एक प्रोग्राम 10 में मैंने कहा, अगर आप हिंदी सीखेंगे तो दुनिया में कहीं भी आप जा सकते हैं, पेट भरपूर रहेगा, जिसमें कोई संदेह नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाभाविक गति से प्रचार, तीर्थ यात्रा, व्यापार, संत लोग, शंकराचार्य आप जानते हैं, उन दिनों में यात्रा करने की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन शंकराचार्य पूरे भारत भ्रमण करके आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी प्रचार कार्यक्रम, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के साथ जुड़ते हुए हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी पठन पाठन, जैसे गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के समय सब लोग हिंदी पढ़ते थे, कामकाज के लिए नहीं है, देश के लिए। तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में हिंदी पठन पाठन और सरकार की तरफ से विशेष करके केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये दो संस्थाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब भी बहुत सारे दक्षिण के लोग ये दोनों संस्थाओं से हिंदी के साथ संबंधित है। केरल में हिंदी प्रचार एक तरह से केरल में ही नहीं है, पूरे दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार भावात्मक रहा है और भारत के सामाजिक संस्कृति के वाहिका के रूप में हिंदी को अपनाया था। आपस में विचार विनिमय के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है, जिसमें भाषा का प्रमुख स्थान है। भाषा को संस्कृति की वाहिका कहा गया है। राष्ट्रीय जागरण के संदर्भ में अन्य प्रांतों की तरह दक्षिण के लोग भी गांधी जी के आह्वान स्वीकार कर हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया था और समन्वय भाव को अपनाया था। हिंदी पढ़ना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे।
जिस प्रकार कमल के विभिन्न दल अपने रंग रूप में अलग अलग छवियां को परिभाषित करते हुए भी पुष्प की संपूर्णता को उदाहरण करते हैं, उसी प्रकार हिंदी और राष्ट्र की अन्य भाषाएं परस्पर मिलजुल कर एक अन्य भाषा राष्ट्रीयता की शोभा से कहती है। हमारे देश में सर्वदेशिक विचार विनिमय के संवहन और संप्रेषण के लिए राष्ट्रवाणी के प्रतिमान सदा से विकसित होते रहे हैं। प्राचीन काल में संस्कृत ने विशेषतः उत्तर और दक्षिण के योगदान से भारत की राष्ट्रीय भाषा बनकर सांस्कृतिक एकता को पुष्ट की राष्ट्रीय भाषा बनकर सांस्कृतिक एकता को पुष्ट और प्रमाणित किया। आज संस्कृत के स्थान पर अपनी समन्वयात्मक प्रगति के कारण हिंदी उक्त राष्ट्रीय कर्तव्य के संपादन कर रही है। केरल की हिंदी में संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखना, क्योंकि 4-5 जो प्रांतों के बारे में बोलना है। केरल के हिंदी प्रचार में साहित्य सम्मेलन प्रयास केरल में ही नहीं है, पूरे दक्षिण में 1910 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 18 त्रिविदांकुर हिंदी प्रचार सभा, बाद में केरल हिंदी प्रचार सभा, हिंदी विद्यापीठ, गांधी स्मारक हिंदी प्रचार मंडल जैसे बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जहां पर हिंदी अध्ययन और अध्यापन आजकल केरल के कोने कोने में भारत के अन्य प्रांतों से लोग नौकरी की तलाश में आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा। तो सबसे पहले हम मौलिक लेखन को लेते हैं। मौलिक लेखन केरल में हिंदी कविता, केरल का हिंदी कविता या हिंदी साहित्य भक्तिमय रहा है। केरल का ही नहीं है, वो पूरे दक्षिण में भक्तिमय रहा है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई जैसे हिंदी कवियों की कृतियां भक्ति विजयम नामक मलयालम पुस्तक में अनुवाद के रूप में प्रस्तुत के रूप में पढ़ने का मौका केरल को सबसे पहले मिला था। तो सबसे पहले अनुवाद से ये शुरुआत है। 19वीं सदी के अंतिम और 20वीं सदी के प्रथम चरण में गुलामी के विरुद्ध हुए व्यापक जन आंदोलन के दौरान लिखी गई कविता से हुई है। यद्यपि कुंजन नंबियार तुल्लर की समंदगम कथा में ब्राह्मण भोज के प्रसंग में काशी से आए गोसाइयों को हिंदी में संवाद सुनवाया, फिर भी 19वीं सदी में जीवित स्वाति तिरुनाल महाराज ने को हिंदी के प्रथम गीतकार के रूप में बड़ी ख्याति मिली है। उल्लेखनीय है कि स्वाति तिरुनाल की 47 हिंदी गीत उपलब्ध है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में मलयालम में लिखने वाले साहित्यकारों में जी शंकर कुरुप, वल्लतोल नारायण मेनोन, कुमार नाशान, बालामणि अम्मा आदि लगभग प्रतिष्ठित कवियों का नाम उल्लेखनीय है। और भी बहुत सारे कवि हैं, कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। ये दामोदर प्रसाद, श्रीधर मेनन जी, केशव नंबूरी, रामन नायर आदि बहुत सारे कवि हैं। डॉक्टर दामोदर प्रसाद की कविताओं में विश्व प्रेम तथा देश प्रेम की भावना शीर्ष स्थान पर है। विश्व प्रेम जगाओ, इस तरह की वासुदेव पिल्ले सब इसी तरह की जो कविताएं हैं। पंडित नारायण नाम से लिखते थे, नारायण नाम से लिखने वाले प्रसिद्ध हिंदी प्रचारक और कवि थे।
राष्ट्र प्रेम और भाषा प्रेम उनकी कविताओं की विशेषता है। संस्कृतियों का संगम भारत, भूले तेरा मेरा हो, राष्ट्रभाषा जिंदाबाद, मातृभाषा जिंदाबाद। नरेंद्र जी प्रसिद्ध है। समसामयिक सामाजिक और राजनीतिक सजगता डॉक्टर रामन नायर की कविताओं की विशेषता है। इन कवियों के अलावा सरला देवी है, परमेश्वरन है, सुनीता बाई है, कुंदम्मा है, चंद्रशेखर नायर जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर अरविंदाक्शन की कविताएं समकालीन युग बोध को रेखांकित करती है। बांस का टुकड़ा, कोड़ा, आसपास, रंगीली लीलावती आदि उनके प्रमुख काव्य संकलन हैं। कौरव सभा में कृष्ण का आने का मतलब पांडवों को बचाना नहीं, बल्कि युद्ध के बाहर गड़े अनेकों की सुरक्षा ही उनका उद्देश्य है। इसलिए बांस के टुकड़े में कवि कहता है, मैं पांडवों के लिए नहीं आया हूँ, मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो सर्वदा युद्ध के बाहर है, युद्ध के बाद सर्वदा ध्वंस के भीतर है। इस तरह देश के किसानों की आत्महत्या पर पंक्तियां बहुत ही प्रासंगिक है। ये अदृश्य कविता में आंध्र प्रदेश का किसान जब आत्महत्या करता है, तब कर्नाटक का किसान अपनी बीवी को गले लगाते हुए अपना अंतिम निर्णय लेता है, कल की सुबह हम नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे जो कवि है आज भी, डॉक्टर एम षणमुगम की कविताएं सामाजिक अंतर विरोध और मानव मुक्ति पर आधारित है। अधूरा, मकान, चार मूर्ति भवन आदि उनकी कविता संग्रह है। मौलिक हिंदी कथा लेखन में भी आगे है। हिंदी प्रदेश के लेखकों की कहानियां पत्रिकाओं में पुस्तक के रूप में उपलब्ध होने के कारण हिंदी कहानी की ओर केरल के अनेक लोग आकृष्ट होना स्वाभाविक ही था। स्वतंत्रता पूर्व काल में केरल में इस प्रकार की कुछ कहानियां प्रकाशित हुई। मद्रास हिंदी प्रचार सभा की पत्रिका हिंदी प्रचार, पहले उसका वही नाम था। पी.के. केशव नायर की कहानी मेरा सुख स्वप्न, ये सब उसी में आया था। केरल की हिंदी कहानीगर में डॉक्टर एन चंद्रशेखर नायर नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने मौलिक कहानियों के 2 संग्रह, आरती जीत का प्रोफेसर और रसोई, प्रकाशित की हैं। तो केरल के प्रतिष्ठित हिंदी कहानीकार में डॉक्टर गोविंद शेनाय जी का नाम सर्वप्रथम है। आप सामाजिक राजनीतिक व्यंग्यात्मक लघु कथाओं की विशेषज्ञ हैं और कहानियां घटना प्रधान है। राजनीतिक विसंगतियां और को आधार बनाकर कटु आलोचना करने वाले कहानियों में लाल झंडे, कॉमरेड साहब, मकान, इज्जत, मुर्गी खाना, देश सेवा आदि प्रमुख है। आपके प्रमुख कहानी संग्रह है मिस्टिक साहब का कुत्ता, मिस्टिक साहब का कुत्ता, आगे कौन हवा, अष्टदामी चौगा, सेनाई की कहानियां। आपकी सामाजिक कहानियों में कल्याण केंद्र, भूत, संधि, किराया, सत्यनारायण के पर्व, घर वापसी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार कहानी के क्षेत्र में भी मौलिक लेखन केरल में समकालीन कहानीकारों में डॉक्टर जे बाबू का उल्लेखनीय स्थान है। उन्हें बहुत सारे अभी पत्र पत्रिकाओं में भी डॉक्टर बाबू लिखते हैं। तो उपलिखित कहानीकारों के अलावा आजकल केरल के स्कूल और कॉलेजों के तथा विश्वविद्यालय के शोधार्थी कभी कभी कॉलेज की पत्रिकाओं में अच्छी कहानियां लिखते हैं। हिंदी में केरल के रचनाकार द्वारा अनेक मौलिक रचनाएं लिखी गई है, जिनमें मौलिक उपन्यास भी है। आनंद शंकर माथुर के अनामंत्रित मेहमान, प्रसव वेदना, पी.के. परमेश्वरन पिल्ले का दीवान वेलुतंबी, गोविंद शेनाई का किंचित शेषम, बावरिया, रामन नायर की सागर की गलिया आदि उपन्यास।
अभी बहुत हैं, एक एक करके बोलना इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। मौलिक हिंदी नाट्य लेखन, नाट्य लेखन में भी नाटक भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, क्योंकि स्वातंत्र्योत्तर काल में ही केरल में हिंदी नाटक की रचना आरंभ हुआ, जिसमें डॉक्टर चंद्रशेखर नायर, रामन नायर, लक्ष्मीकुट्टी अम्मा, गोविंदन नंबीशन आदि लेखकों का सराहनीय काम है। गोविंदन नंबीशन का मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रामराज जिसका नाम है, ये 86 में प्रकाशित हुआ था। सत्य अहिंसा की विजय की घोषणा की नाटक। पहला दृश्य राजकट का है, नेपथ्य में एक गीत सुनाई पड़ता है, रामराज रामराज रामराज, गांधी जी के लिए रामराज देना चाहा रामराज, मिल गया क्या राज। गीत अतीत के स्वप्न और वर्तमान के यथार्थ की ओर इंगित करते हैं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक लक्ष्य देश में स्वाधीनता के साथ रामराज्य की स्थापना करना। रामराज्य से मतलब था उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित प्रशासन, देश से भ्रष्टाचार, जातीय व आर्थिक असमानता का उन्मूलन और सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था। इसी दृश्य में नेपथ्य से ही गांधी के शब्द सुनाई पड़ते हैं, मेरा देश भारत देश, समय बीता दुर्दिन आए, ईर्ष्या द्वेष फैला, पराधीनता के बंधन में फैला, जनता जागी, लड़ाइयां लड़ी, गुलामी की जंजीरें टूटी, भारत स्वतंत्र हुआ। मैंने चाहा था रामराज, गदी रुकी, फिर अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा। इस तरह जो नाटककार की मत है लास्ट में दिया है, एक नया समाज बसा ले, एक नया समाज, जात पांतहीन, ध्वनि निर्धनहीन, जहाँ मानव मानव हो समान। ये गीत आज भी अब भी प्रासंगिक है, इसलिए मैंने इसकी ओर इंगित दिया। इस तरह मौलिक निबंध लेखन में भी बहुत सारे हैं और आलोचना के क्षेत्र में भी आगे हैं। आलोचना, केरल में हिंदी आलोचना की प्रारंभिक दौर में डॉक्टर एन विश्वनाथ अय्यर, चंद्रशेखर नायर, रामन नायर, एन.पी. कुट्टनपिल्ले, मलिक मोहम्मद, जी गोपीनाथन जैसे आलोचना हमारे समीक्षात्मक दृष्टि तथा विषय वैविध्य के लिए स्मरणीय रहा है। और भारतीय साहित्य एवं कलाएं रमन नायर की। इसी तरह अनेक सृजनात्मक आलोचक है जिन्हें अपनी रचनात्मक प्रक्रिया से हिंदी आलोचना को संपन्न किया है। डॉक्टर टी.के. सरला देवी के हिंदी साहित्य में नारी की भूमिका, टी.एन. विश्वम्भर की रचना कहानी स्वर और स्वरूप, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का शिल्प वर्ग का अध्ययन। इस तरह से समकालीन संदर्भ में आलोचनात्मक पद्धति को एक नया मोड़ हासिल हुआ है। मनोवैज्ञानिक तत्व, समाजशास्त्री तत्व, समन्वयात्मक दृष्टि, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन आदि आज के आलोचना कर्म के केंद्र में है। डॉक्टर ए अरविंदाक्शन का समकालीन हिंदी कविता सबसे सुंदर सपना है, रचना के विकल्प, अज्ञेय की उपन्यास यात्रा, डॉक्टर ए अच्युतन का नाट्यानुवाद भारतीय रंगमंच, नाट्यानुवाद सिद्धांत और विवेचन, लोकनाट्य और दलित चेतना। इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं, साहित्यकार हैं, जो अपनी रचनाओं से, आलोचना ग्रंथ से हिंदी को संपन्न कर रहे हैं। ये सिर्फ केरल के हिंदी प्रचार प्रसार के बारे में है। और मैं इस तरह देखते हैं कि केरल में हिंदी प्रचार विविध आयामी स्वरूपों में मौलिक लेखन की परंपरा सृजनात्मक ढंग से समय के साथ विकसित होती रही है। तो दक्षिण में, इसलिए मैंने केरल को पहले, ये मैं केरल में रहता हूँ और इसके साथ हमारा संबंध ज़्यादा है। और कन्नड़ में जो मौलिक लेखन है, कन्नड़ में हिंदीतर भाषियों की हिंदी के मौलिक लेखन की परंपरा ही शुरू हो गई है। सामान्य हिंदीतर भाषियों को अनुवादक के रूप में ही देखा जाता है, ये सहज भी है। अनुवाद के माध्यम से ही भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है और भारतीय साहित्य की परिकल्पना साकार भी हो रही है। हर भाषा से, सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में
अनुवाद होती रही। कन्नड़ के मौलिक हिंदी लेखकों की काफी संख्या में कृतियां निकली हैं। कविताओं की तो भरमार है। मौलिक काव्य कृतियों के अंतर्गत डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति, डॉक्टर बापू गौड़ा पाटिल, डॉक्टर विष्णु हेब्बार, डॉक्टर टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी, प्रोफेसर बी भद्रभट्टी, प्रोफेसर सिद्धलिंगा पट्टन शेट्टी, डॉक्टर तंगवेलन, डॉक्टर मुद्दन्ना सत्यानंद आदि प्रमुख और उल्लेखनीय हैं। तो और भी बहुत सारी कवियां हैं, इसका नाम यहाँ लेना इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक घंटे के जो व्याख्यान का विषय। तो सरगु कृष्णमूर्ति ने इससे 2 कविताओं संकलनों की रचना की है, मधु स्वप्न और ज्वाला केतन। प्रभाशंकर प्रेमी के काव्यबाला, तलाश आदि, तलाश से दूसरा संकलन है उसकी। तो विष्णु हेब्बार की प्रथम कविता संकलन है चाँदवासी। सिद्धलिंग पट्टशेट्टी के अप्पा साहेब जी के साथ रचना शैल और सागर। प्रसिद्ध राधाकृष्ण मुदलियार जी की द्विधि श्रुति वाहिनी। काशीनाथ अम्बलगे के कन्नड़ और हिंदी के नामी कवि। आधे अधूरे शब्द, ये कविताओं का संकलन है। नाटक क्षेत्र में जी हरजीत विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने कई मौलिक नाटक कन्नड़ भाषी होकर हिंदी साहित्य को दिए हैं और उनका मंच भी हुआ और मंचस्थ भी हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हुए। उनमें एक और विक्रमादित्य, संभावनी युगे युगे, वायदरणी के पार, हुमायूं और महाराज नंद की चुराग उल्लेखनीय है। एक और बात है, जब भी हम कन्नड़ के बारे में, कन्नड़ नाटक के बारे में जब भी सोचते हैं तो कन्नड़ ऐसी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कन्नड़ के लिए, कन्नड़ भाषा के लिए। तो नाटक के क्षेत्र में बहुत सारे जो योगदान दिए हैं, आदि रंगाचार्य से लेकर के बहुत सारे नाटककार हुए हैं जो समान विधि से कन्नड़ में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। नाम एक मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। डॉक्टर एम एस कृष्णमूर्ति कर्नाटक के एकमात्र मौलिक हिंदी उपन्यासकार है। अपराजिता उनका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें हिंदू राजाओं पर अत्याचारों का चित्रण किया गया है। वृक्षों का आक्रमण, हिंदू राजाओं का यादवी कला, मंदिरों का तोड़ना आदि का दारुण चित्र इसमें खींचा है। परशुराम की बहनें सामाजिक उपन्यास है जिसमें देवदासी प्रथा पर गंभीर चिंतन किया है। राग कन्नड़ा और ज्योति कलश भी ऐतिहासिक उपन्यास है। कहानी के क्षेत्र में भी काफी रचनाएं निकली हैं। डॉक्टर चंद्रकांत कसनूरकर का कथा संग्रह रेशम की गुड़िया और आदि आनंद के प्रकाशित 5 लंबी कहानियों का संकलन है धूप छांव। केशव महांगर का कथा संग्रह है। हिंदी के नाना प्रसन्ना नागप्पा जी के बुआ जी नाम से रेखा चित्रों का संकलन है। M.K. भारती रमणाचार्य जी ने गिलहरी के गल्प शीर्षक से अपनी लघु कथाओं का संकलन किया था। एम एस कृष्णमूर्ति जी के आरण्यक कथा संकलन में अंधकार के प्रतीक्षा में, हाथी की मौत, रक्षाबंधन आदि कहानियां पढ़नी है। हिंदी में मौलिक गद्य लेखन की बड़ी मात्रा में संपन्न हुआ। डॉक्टर तिप्पे सामा जी ने समागम और अस्मिता की खोज में अपने तुलनात्मक तथा वैचारिक आलेखों को संकलित किया है। काशीनाथ अम्बलगी जी ने शरण साहित्य के विविध आयामों पर मौलिक ग्रंथों की रचना की है। बसवेश्वर, अकम्मा देवी, शरण और संत सामाजिक चिंतन की उल्लेख है। इस तरह बहुत सारे लेखक हैं। प्रभाशंकर प्रेमी ने कन्नड़ साहित्य के विश्लेषणात्मक 2 ग्रंथ लिखे हैं जिनका शीर्षक है हिंदी कन्नड़ साहित्य संपदा, ये केंद्र सरकार से पुरस्कृत भी है। हिंदी कन्नड़ परस्परिता, दोनों कृतियों में कन्नड़ और हिंदी साहित्य के विविध आयामों परस्पर संबंध का विश्लेषण किया गया है। हिंदी में बसव साहित्य पर बहुत अच्छा काम किया है प्रेमी जी ने। टी.आर. भट्ट जी है, तिप्पे स्वामी जी है, मौली लेकिन कवि मनीषी विनायक गोख का शीर्षक से एक आलोचना ग्रंथ, शंभुक और शूद्र तपस्वी एक मूल्यांकन ग्रंथ भी रचे हैं। टीवी कट्टीमणि है, संप्रति कुलपति है इंदिरा गांधी अमरकंटक में, अभी तो वो इधर है, आ गया है तेलंगाना में।
मौलिक लेखन के अंतर्गत भारतीय हिंदी इतर भाषी अपनी भाषा, साहित्य, विचारधारा आदि को लेकर हिंदी के माध्यम से आलोचनात्मक, तुलनात्मक, वैचारिक और ललित निबंध की भी रचना करते हैं। इससे पारस्परिकता बढ़ती है, सौहार्द बढ़ता है और राष्ट्र में भावात्मक एकता लाने में मदद भी मिलेगी। तो इस तरह से ये संक्षिप्त रूप है कन्नड़ में, कन्नड़ भाषी अपने हिंदी सेवा मौलिक लेखन अनुवाद अलग से हैं। बहुत सारे अनुवाद मिलेंगे। जितने भी कन्नड़ के साहित्यकार हैं वो सब हिंदी में प्रसिद्ध हैं। ऐसे प्रसिद्ध है अनुवाद करके आए हैं। और हिंदी के जितने भी लोग हैं, प्रेमचंद की सारे के सारे रचनाएं सारे दक्षिण भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में इसके अनुवाद भी हैं। इसी प्रकार है तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पहले थे, अभी तेलंगाना भी है। ये 29वां राज्य है तेलंगाना। ये नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच में स्थित है। कन्नड़ की भी स्थिति वही है। कन्नड़ में सिर्फ कन्नड़ भाषा ही नहीं है, तुलु भी है, मलयालम भी है। जो सीमा प्रांत है वहां पर बहुत सारी जो भाषाएं होती हैं, तो वहां भी हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो तेलंगाना राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्रता से पहले निजाम के शासन के अधीन तेलंगाना राज्य था। निजाम का हैदराबाद 48 में भारतीय संघ की शामिल हो गया था। तेलंगाना राज्य में हिंदी की स्वीकृति और विस्तार की चर्चा करने से पहले यहाँ ऐतिहासिक रूप से विकसित भाषाई परिदृश्य के प्रति दृष्टिपात करना होगा, क्योंकि तेलंगाना राज्य भौगोलिक रूप में दक्कन पठार पर स्थित है। ये 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी से बहमनी, कुतुबशाही और आदिलशाही राज्यों के सुल्तानों के संरक्षण में जिंदा थी। इन सुल्तानों के राज्यों में बोली जाने वाली एक बोली को दक्षिणी कहा गया है। इसलिए मैं इसकी ओर ध्यान देने के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि एक दक्षिणी हिंदी है। दक्षिण भारत में एक दक्षिणी हिंदी है, लोग गलत फहमी है। दक्षिणी हिंदी इसी तरह से आई है। कहा गया है इसकी लिपि फारसी लिपि थी और शब्दावली फारसी, अरबी, ब्रज, अवधी, पंजाबी के साथ साथ मराठी, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं के मिश्रण से बनी थी। तो इस तरह की बोली बड़ी मात्रा में दक्कन पठार में बोली जाती थी। मुख्य रूप से यह बोली तेलंगाना में बोली जाती थी। हैदराबाद राज्य के आंध्र प्रदेश राज्य में और फिर आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना राज्य के रूप में पुनर्गठन के बावजूद इस राज्य में एक सामान्य भाषा के रूप में दक्षिणी बोली जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से इस तरह की बोली का विकास तेलंगाना राज्य में मुस्लिम राज्यों की स्थापना से हुआ था। वास्तव में इस दक्षिणी को हिंदी की ही एक शैली के रूप में उत्तर और दक्षिण भारत में स्वीकृत किया गया है और इस बोली के लिए दक्षिणी हिंदी शब्द का भी प्रयोग होता आ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि तेलुगु भाषा के साथ दक्षिणी हिंदी या हिंदी को तेलंगाना में ऐतिहासिक कारणों से स्वीकृति शुरू से ही मिली है, क्योंकि अन्य दक्षिण प्रांतों से भिन्न एक स्वीकृति तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में हिंदी के लिए एक भाषाई उस तरह की परिस्थिति थी। श्री भालचंद्र आप्टे लिखते हैं, मुसलमान शासन जब सुदूर दक्षिण में स्थापित हुआ तब उसके साथ अरबी फारसी मिश्रित हिंदी दक्षिण में आई और दक्षिणी भाषाओं की खूबियों को आत्मसात कर उसने दक्षिणी नाम पाया। वही आगे चलकर उर्दू और बाद में हिंदुस्तानी कहलाई। दक्षिण भारतीय इस भाषा का अध्ययन करते थे और इसमें अच्छी योग्यता प्राप्त करना फर्क की बात समझते थे। तो 1920 से लेकर के 47 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तेलंगाना में
हिंदी का प्रचार प्रसार निजाम शासन के अधीन भी हुआ था। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव की अपेक्षा ये जनता की आवश्यकताओं की भूमिका थी। हैदराबाद राज्य में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबी जनता की लेन देन की भावना, समझौते और सहयोग की भावना की भूमिका हिंदी के प्रचार और प्रसार में प्रधान थी। ये बहुत ही उल्लेखनीय बात है। इसलिए दक्षिणी से हिंदुस्तानी और हिंदी के विकास की यात्रा में हैदराबाद राज्य की जनता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज अब देखिए हैदराबाद में खुद 4-5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सिर्फ हैदराबाद के अंदर ही। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना निजाम के शासनकाल में हुई थी। उर्दू माध्यम से उच्च शिक्षा देने की निर्णय किया था, लेकिन कुछ भी वर्षों में निर्णय को वापस लेना था। 18 में सिकंदर में हिंदी प्रचार का आरंभ हुआ था, जब हैदराबाद से हिंदी प्रचार के प्रारंभ की सूचना मिलती है। हिंदी प्रचार कार्य शुरू करने वाले प्रचारक में एलेश्वरप्पू अरुणाचलम, लालमणि, पी नारायण, ये पी नारायण केरल के हैं, लेकिन पूरे दक्षिण उत्तर में भ्रमण करके वो हिंदी के लिए काम करते रहे। पन्नालाल शर्मा, पी पंजूलाल शर्मा, मांगीलाल माडर, श्रीकांत कोरेगांव आदि तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद शहर को स्वतंत्रता से पहले हैदराबाद राज्य में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का सर्वप्रथम केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मारवाड़ी हिंदी विद्यालय तब तक सिकंदराबाद में स्थापित हो चुकी थी, तो मारवाड़ी महाविद्यालय में हिंदी प्रचार और साहित्य सेवा के साथ साथ हिंदी प्रेमी मंडली की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता था। तो हैदराबाद में हिंदी प्रचार का प्रारंभ हुआ था, और उस समय प्रचारकों में प्रमुख थे अरिगुपूडी राघवेंद्र राव, बेमूरी आंजनेय शर्मा, भालचंद्र आप्टे, तेज नारायण लाल, नाइडूरी कृष्णमाचार्य, वाराणसी राममूर्ति, जवाकुल नरसिंह मूर्ति, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी आदि। इसमें देखिए एक तरह से हिंदी प्रचार में ही, हिंदी भाषा के प्रचार में ही दक्षिण और उत्तर के लोग मिलकर के काम करते थे। तो ये एक तरफ से मंडली की तरफ से हर साल साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता था, जिनमें हिंदी एकांकी नाटकों का प्रदर्शन भी होता था। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मेदक जिले की सिंदीपेट से हिंदी प्रचार का कार्य शुरू हुआ था 46 में। तो इस प्रकार से 1950 तक आते महबूब नगर जिले के बहुत सारी, करीमनगर, महबूब नगर, सब में हिंदी प्रचार का एक तरह से आंदोलन ही शुरू हुआ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की ओर से हिंदी के प्रचार के लिए श्री वेमूरी आंजनेय शर्मा जी को हैदराबाद भेजा गया। ये 51 में है। तो हिंदी प्रचार आंकलन की दृष्टि से 55 में संग्रहित आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना में 1,40,00,000 जनता, 1,40,00,000 जनता हिंदी जानती थी, और उस समय 81 हिंदी प्रचारक तेलंगाना में कार्यरत थे। ये सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है। उन दिनों में हिंदी प्रचार करना अपने आप को एक तरह से देश प्रेम और अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए सब लोग हिंदी जानते थे, या तो पढ़ते थे या पढ़ाते थे। मोटूरी सत्यनारायण की अध्यक्षता में हैदराबाद में हिंदी महासभा की बैठक हुई 56 में, तभी तो केरल राज्य का जन्म हुआ था 56 में। इस सभा में हिंदी प्रचार में लगे कार्यकर्ताओं को एक स्थान पर एकत्रित होने और विचार विनिमय करने का मौका मिला। इससे पहले 49 में श्री बंशीधर विद्यालंकर के नेतृत्व में उस्मानिया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की गई। वे हिंदी के प्रगाढ़ विद्वान थे और उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें हिंदी की विकास
पद प्रदर्शन किया। इसी प्रकार स्वातंत्र्योत्तर भारत में सिर्फ संपर्क भाषा के रूप में प्रचार तक सीमित नहीं रही। अब हिंदी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के अंग के रूप में बन गई थी। तो राज्य सरकार की ओर से हिंदी के अध्यापन मान्यता मिलने और पाठ्यक्रम के अंग के रूप में हिंदी के अध्यापन के कारण तेलंगाना प्रदेश में विद्यार्थी हिंदी को एक अच्छी भाषा के रूप में या एक विषय के रूप में लिए गए। ये पूरे दक्षिण में ऐसे हुआ था। ये तेलंगाना को लेकर के मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह से जो परिवर्तन है, पहले हिंदी प्रचार था, फिर बाद में एक विषय के रूप में हिंदी को पढ़ना जरूरी हो गया। और विषय के रूप में हिंदी पढ़ना, हिंदी को दूसरों तक पहुंचाना, स्वतंत्रता पूर्व हैदराबाद में हो, तेलंगाना में हो, कन्नड़ में हो, केरल में हो, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय, बहुत सारे ऐसे विद्यालय, स्वयं से भी संस्थाएं करने लगी हिंदी प्रचार। ये महत्वपूर्ण है। उनको पैसे कुछ नहीं मिलते थे, बिना पैसे से सेवा स्वयं सेवी संस्थाएं हिंदी प्रचार करने लगे। तो स्वतंत्रता के बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय के कई विश्वविद्यालयों की स्थापना तेलंगाना राज्य में हुई। हैदराबाद विश्वविद्यालय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय, अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान के अंग्रेजी विश्वविद्यालय तेलंगाना निजाम की स्थापना की गई। काकतीय विश्वविद्यालय, वारंगल विश्वविद्यालय तेलंगाना, ये जितने भी विश्वविद्यालय है वहाँ पर हिंदी विभाग भी है और हिंदी में अब BA MA की जो उपाधियाँ भी देते रहे। तो हिंदी अध्ययन अध्यापन का प्रमुख केंद्र इस तरह से माने गए। राम निरंजन पांडे, डॉक्टर राजकिशोर पांडे, राम कुमार गंडेवाल, अस्थाना, भीमसेन निर्मल, ललित कुमार पारीक, वसंतराव चक्रवर्ती, मोहन सिंह, B सत्यनारायण, लीला जोधी, M वेंकटेश, A व्यास, धर्मपील, गांधी मुदिराज, सुभाष बाजपेयी, रोशन, इसे ऐसे अनेक नाम है, माणिक काम्बाजी, भीमसेन निर्मल, जो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की स्थापना दक्षिण भारतीय समाज में हिंदी भाषा और साहित्य की विशेष भूमिका को दृष्टि में रखकर की गई थी। चंद्रभान रावत, प्रोफेसर विजय नारायण सिंह, वेंकटरमण राव, सुशीला मुदिराज, नूरजहान बेगम, सुभाष कुमार, ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं, अब भी है वहाँ पर। डॉक्टर कृष्णा है, रविरंजन है और वर्तमान सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी हैं, विजेंद्र पाठक हैं। तो इस तरह से हिंदी अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में तेलंगाना महत्वपूर्ण है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, तो पत्र पत्रिकाओं के अंदर मैं बताऊंगा, इसके साथ ही ये समानांतर चलती थी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हिंदी प्रचार। तो भारत में भाषावार राज्यों की स्थापना से तेलुगु भाषा को एक अलग राज्य प्राप्त हुआ था। अब तेलंगाना राज्य की स्थापना से तेलुगु भाषी लोगों को 2 राज्य हो गए। संविधान में राज्य भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने के बाद स्वतंत्र भारत सरकारी गैर सरकारी संगठनों और बैंकिंग के क्षेत्र में विशेष रूप से हिंदी के प्रयोग करने लगा है। समग्रतः में कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की स्वीकृति, दक्षिण में हिंदी का विस्तार, हिंदी शिक्षण और अनुवाद की दृष्टि से ये पूरे दक्षिण राज्य में हिंदी को जनता की ओर से, सरकार की ओर से उचित प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज्ञान विज्ञान सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। इसी प्रकार तमिलनाडु में देखिए आप, तमिलनाडु में हिंदी प्रचार, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का ऐतिहासिक योगदान
हम सब जानते हैं। आज तमिलनाडु के कोने कोने में इस विशाल संस्था के ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान और हिंदी सुगंध से जनजागरण को प्रभावित कर रहे। लोग तो राजनीति एक कारण भी है कि कह रहे हैं कि मद्रास में यानी क्या है तमिलनाडु में हिंदी के विरुद्ध काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जितने ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ करके आगे जा रहे हैं। तो 1918 के प्रथम सप्ताह में गोखले हॉल में स्थापित होम रूल लोक लीग के कार्यालय में सीपी रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में डॉक्टर एनी बेसेंट ने हिंदी वर्ग का उद्घाटन किया था तमिलनाडु में। गांधी जी के आदेशानुसार हरिहर शर्मा तथा शिवराम शर्मा दोनों हिंदी सीखने प्रयाग से आए थे और हिंदी प्रचार के मोतुरी सत्यनारायण देवदास जी के सभा का कार्यभार वहन किया। इनके कार्यकाल में हिंदी प्रचार सभा बहुमुखी प्रगति हुई। प्रारंभ में गांधी जी के आह्वान में प्रेरित होकर बिहार और उत्तर प्रदेश से कई युवक हिंदी प्रचार करने के लिए तमिलनाडु आए। उनमें प्रताप नारायण वाजपेयी, देवदूत विद्यार्थी, सीमानंद राहत, अवधनंदन, रमन शर्मा, अभिनंदन शर्मा, ऋषिकेश शर्मा, राम भरोसे श्रीवास्तव, रघुवर दयालु मिश्र, राम गोपाल शर्मा आदि प्रमुख है। तो देखिए दक्षिण में हिंदी प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के हिंदी प्रेमियों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब यही है। तो तमिलनाडु के इस प्रचार कार्य में राजगोपालाचार्य की सेवा अविस्मरणीय है। महिला समाज सेवियों में श्रीमती अंबुजम्माल, श्रीमती इंदिरा रामदुरे, श्रीमती सरोजिनी वरदराजन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका दी है। तमिलनाडु में जो जनसाधारण के माध्य हिंदी प्रचार का कार्य भी करता था। इसी प्रकार अनुवाद भी, जितने भी तमिलनाडु के, हम जानते हैं तमिलनाडु के इतिहास और उसके सांस्कृतिक संदर्भ को लेते हुए बहुत पहले से तमिलनाडु के तीन जो मुवंदी कहते हैं, चोला, चेरा, पांड्या। केरल जो प्रदेश है वो चेरा राज्य में था। तो उन दिनों के जो साहित्य है वो शिलप्पदिगारम जैसे संघकालीन साहित्य कहते हैं, बहुत ही उपयुक्त और अध्ययन योग्य ऐसी रचनाएं बहुत पहले से ही ये दक्षिण के सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से दक्षिण के जो संस्कृति के बारे में अगर पढ़ना है तो इस तरह के ग्रंथ को पढ़ना है। इनका अनुवाद हिंदी में हुआ है। शिलप्पदिगारम, मणिमेखले, बहुत सारे। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो इसमें लगे हुए थे अनुवाद में, क्योंकि ये बहुत ही अविस्मरणीय कार्य है। आज तमिल के बारे में, तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं है, अपने आप में संस्कार है। पूरे दक्षिण के एक तरह के सांस्कृतिक संगम हम कह सकते हैं। तो अनुवाद कार्य बहुत हुआ था। ऐतिहासिक उपन्यास भी डॉक्टर शेषन और डॉक्टर सुंदरम, ऐसे बहुत सारे तमिल विद्वान हैं जो इस क्षेत्र में काम अब भी कर रहे हैं। पद्मावती के एक 100 कहानियों का संकलन भी आया है, तमिल कहानियों का हिंदी अनुवाद आया है। तो इंदिरा कवि कहानीकार सी जयराम ने बहुत अच्छे काम किया है। सी जयराम का जो अनुवाद अभी साहित्य अकादमी में जो आया था पाणी प्रकाशन से, जो 2 घंटों में
तो कामाक्षी सुब्रमण्यम, एस विजया सुब्रमण्यम, विष्णुप्रिया, पद्मावती आदि अनेक, एस गणेशन है, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डी गणेशन जी के अनुवाद कार्य में बहुत अच्छा काम किया है। तमिलनाडु के हिंदी तमिल साहित्य के अनुवाद के लेखक देश प्रेम की भावना से वतप्रोत व्यक्तियों के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। अनुवाद के माध्यम से और वो देख सेतु का काम कर रहे हैं। भारत में अंतर प्रांतीय संगत के लिए अनुवाद की आवश्यकता को सबसे अधिक स्वीकार किया है। दिशा में अनुवाद विशेषज्ञों का उल्लेखनीय कार्य। तो हिंदी प्रचार कार्यक्रम एक भाषा का प्रचार प्रसार है, दूसरा साहित्य का है। तो अब देखिए, राष्ट्रभाषा को, हिंदी की स्थिति हम जानते हैं, राष्ट्रभाषा भी है और संपर्क भाषा भी है और राजभाषा भी है। लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता और स्वतंत्रता संग्राम का एक हथियार बनाकर पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना का जो स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा था, उनके इसी स्वप्न की परिणति दक्षिण भारत में सभा की स्थापना से हुई थी। तो वहां वो सिर्फ भाषा से ऊपर उठ करके एक हथियार का स्वरूप ग्रहण किया था। तो तमिल में शौरी राजन कवि है, समन्वय की भावना है, बाल साहित्यकार है, सांध्योत्तर तमिल साहित्य, द्रविड़ संस्कृति और समन्वयात्मक इतिहास, ये कला विश्वनाथन कवयित्री, कहानी की लेखिका है, धारावाहिक है, खुलते दरवाजे काफी लोकप्रिय हुआ था वो। डॉक्टर शेषन लगभग 30 मौलिक रचनाएं हैं डॉक्टर शेषन की। डॉक्टर सुंदरन की 20 रचनाएं हैं मौलिक, और डॉक्टर जयलक्ष्मी सुब्रमण्यन अगंडद्वीप चर्चित कृति है उसकी। वत्सला किरण कहानी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं। बिलीनाथन गबन चंद्रहारम नाम से उन्होंने उसका अनुवाद किया था। एम कृष्ण स्वामी, बालसौर रेड्डी, ये अलग ऐसे, बालसौर रेड्डी तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। लेकिन ऐसे एक विद्वान जो दक्षिण में है, जो उत्तर के जो विद्वान है उससे भी ज्यादा काम किया है। 8 गंडों में कमल किशोर गोयंका जी ने उनके जो रचनाओं का संपादन किया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से प्रकाशित है। ऐसे विद्वान दक्षिण में है। तमिल में तुलसी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर गोविंदराजन मानस तमिल संगम के संस्थागत भाषा से जो निकल रहे हैं। पीके बाल सुब्रमण्यम जी है, अभी मधु धवन ही है, रंगनाथन, अंबुजाम्बाल जो गोदान में बहुत सारे रचनाओं का अनुवाद भी किए हैं, खुद भी लिखे। डॉक्टर सुंदरन तिरुवल्लुवर, तिरुकुरल आदि का अनुवाद किया है। सुब्रमण्य भारती का तराजू, ज्ञानरथम, स्वराज्य आदि का अनुवाद किया है। डॉक्टर एन शेषन मणिमेखले और भी बहुत अच्छे कृति है वो। शिलपतिगारम शंकरराज नायडू गणेशन मद्रास विश्वविद्यालय में रहकर के इनके अनुवाद किया था। डॉक्टर पद्मावती के मैंने कहा भी। तुलसी जयरामन भारतीयार कृति तमिल गीतों का हिंदी अनुवाद किया है। अभी पी जयराम के जो अनुवाद के जो पुरस्कार मिला है, नालायर दिव्य प्रबंधम, नालायिरम दिव्य प्रबंधम, तमिल भाषा के वैष्णव आழ்வாर संतों का चतुस्सहस्र दिव्य प्रबंध साहित्य 4 गंढों में वाणी प्रकाशन से जयरामन ने उसका अनुवाद किया है। और काशीराम शर्मा हिंदी के तोलकापियम एनबीटी से भारतीय विद्या। तो मतलब ये है, ऐसे ग्रंथों का अनुवाद करके विद्वानों ने ये प्रत्यक्ष उदाहरण सामने रखा है कि शिक्षा में, सोच में, अपने दर्शन में दक्षिण के लोगों का जो योगदान है वो हिंदी में अनुवाद करके दिखाया।
कि ये देखिए ये शिलप्पदिगारम है, ये मणिमेखले हैं, इस तरह से बहुत सारे हो दिया है। तो मोटूरी सत्यनारायण जी ने इसी पृष्ठभूमि में कहा था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हमने स्वीकार कर लिया है। हमने मतलब दक्षिण भारत के लोग, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, हमने प्रेम से इसे स्वीकार किया है। ये मद्रास के यानी तमिलनाडु के, केरल के, कन्नड़ के, गोवा के, हैदराबाद के सभी दक्षिण के लोगों ने स्वीकार किया है, प्रेम से स्वीकार किया है। हिंदुस्तान की सभ्यता में ये एक स्वाभाविक वस्तु हो गई है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कल शाम का समय था, हमने बचवा हम अलग होकर नहीं सोच सकते, हम अलग होकर के सोचते हैं, हम एकजुट होकर के सोच सकते हैं। इसलिए उत्तर दक्षिण के लोग मिलकर के इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यही तो पाठ हमने सीखा है। दक्षिण वालों को इससे बहुत लाभ होगा। मोतूरी जी ने कहा था, अगर दक्षिण वाले हिंदी सीखेंगे तो वे अपने विचारों का प्रचार सारे भारत में कर सकेंगे। दक्षिण के पास भी अपने विचार है और उत्तर में पहुंचना चाहिए। अब तो ये पूरे विश्व में पहुंच रहे हैं, जो लोग हिंदी के साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आज पूरे विश्व में अब देखिए बहुत सारे 150 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हिंदी का विस्तार, हिंदी का लौकिक विस्तार हो रहे हैं। तो इस तरह से ये कन्नड़ के बारे में मैंने कहा था कि भारती रमणाचार्य रामचरितमानस का हिंदी में कुवेम्बू का रामायण दर्शनम हिंदी में अनुवाद किया, डॉक्टर प्रधान गुरुदत्त ने किया था मैसूर विश्वविद्यालय। मैसूर विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम किया था। इसे पीठ से पुरस्कृत दारे बंदे की नील नाकुंदी चार तार एम एस कृष्णमूर्ति और बी श्रीमला के अंतर्गत कुवेम्बू की कविताओं का अनुवाद प्रस्तुत किया। गन्ना वाजन साहित्य का हिंदी अनुवाद बसवेश्वर का वाजन संबंधित शून्य संवाद ने 1 और 2 अनुदित शंकर महादेवी के भजन साहित्य, कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी गद्य का मात्रा में बहुत अधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा में अनुवाद किया है। चंद्रगुप्त नाटक का अनुवाद किया, आद्य रंगाचारी, गिरीश कर्नाड और यादी हैबदन, ये सब बहुत सारे अनुवाद। बिहार नारायण बहुत अच्छे अनुवादक है। कुवेम्बू के शूद्र तपस्वी सबसे प्रसिद्ध, आज भी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शूद्र तपस्वी शमशान कुरुक्षेत्र कुवेम्बू जी के है। लंकेश के संक्रांति, धर्मवीर भारती, मोहन रागेश, ये सुशील कुमार सिंह, ये सब अनुवाद करके आए हैं इधर। 300 से अधिक कहानियां अनुवाद कन्नड़ से हिंदी में एनबीटी से प्रकाशित है। शिवराम कारंत माटी की ओर अनुवाद, ये कमलेश्वर शिवराम कारंत की मृत्यु के बाद गुरुनाथ जोशी के अनुवाद किया है। चोम का ढोल, चमन दुरी, आदि रंगाचारी के अनादि अनंत, कुवेम्बू का पहाड़ी कन्या अनुवाद से सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसलिए अनुवाद करते हैं कि दक्षिण के लोग हर प्रांत में, केरल में तो जब भी एक नया रचना जो होता है तो तुरंत इसका अनुवाद मलयालम में करते हैं और मलयालम से हिंदी में भी करते हैं। मैंने जो अध्ययन किया है, मेरे पीएचडी अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुदित नाटकों पर है। वो भी 10-20 साल पहले मैंने किया था। तब से वो ये कि 1000 से ज्यादा नाटकों का अनुवाद किया है। तो इसी तरह से एक तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, दूसरा जिस भारतीय साहित्य के बारे में हम सोचते हैं, बात करते हैं, उस भारतीय साहित्य को मूर्त रूप देने में एकमात्र अनुवाद कार्य और तुलनात्मक साहित्य। जब अनुवाद आप करते हैं तब तुलनात्मक साहित्य शुरू करते हैं। कब कैसे तुलना करेंगे आप? जब तक आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप कैसे तुलना करेंगे?
तो इसलिए ये सारे भाषाओं में जितने भी दक्षिण के जो भाषाएं हैं, पुदुचेरी में तो यही है, लेकिन कोंकण में तो गोवा में मौलिक लेखन कोंकणी, अभी साहित्य अकेडमी में भी इसका दिया है। संत सौरे बा नाथ अम्बिवे, उज्जैन पहुंचा, क्षिप्र नदी के किनारे मठ स्थापित किया। हिंदी भक्ति काव्य की रचना वहीं से की। रविंद्र केलकर 2006 में ज्ञानपीठ पुरस्कार है कोंकणी से। हिंदी मराठी में उनके 32 किताबें हैं। ये मराठी जो भी सीमा प्रांत के प्रदेश है तो उसमें मराठी भी, कोंकणी भी, तुलु भी सब आ जाएंगे। रमेश भगवान बेलस्कर, कवि, मोरपंख, माती, हिरण्य, समुद्र मुद्रिका, ये काव्य संग्रह है। उन्होंने अनुवाद भी किया है, अंधायुग, अंधेर नगरी आदि का अनुवाद किया है। जय श्री राम 4 उपन्यास ने, औरत जो नदी है, साथ चलते हुए, इकबाल, दरदाजा, 4 कथा संग्रह है, अनकही, तुम्हें छू छू जरा, खारा पानी, काया अंदर। तो इस तरह से अब जब हम देखते हैं कि कोंकण में भी बहुत सारे विद्वान कोंकणी में लिखते हैं और कोंकणी से हिंदी में, हिंदी से कोंकणी में अनुवाद भी करते हैं। तो हम वो देखने में ऐसा लगता है कि पूरे दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी साहित्य के मौलिक लेखन से लेकर के, अनुवाद से लेकर के, पत्र पत्रिकाओं के बारे में मैंने भूल ही गया। ढेर सारे पत्र पत्रिकाएं कन्नड़ में, गुलबर्ग, हुबली, धारवाड़, मैसूर, बैंगलोर ऐसे केंद्र है जहां से राजस्थान पत्रिका, दक्षिण भारत राष्ट्रमत, धीर बैंगलोर से, भारतवाणी धारवाड़ से, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति, भाषा पीयूष, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, हिंदी प्रचार वाणी। उसी प्रकार केरल से त्रिवेंद्रम में हिंदी प्रचार सभा, केरल हिंदी प्रचार सभा, केरल ज्योति, हिंदी मित्र, ललकार, विश्व भारती, आर्य कैरली, केरल भारती, साहित्य मंत्रिका, संग्रधन, हिंदी अकादमी, केरल की आवाज, ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। इसी प्रकार कृष्णा जिले के मोटूरी, सत्यनारायण, तेनाली, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, चित्तूर, अनंतपुर ऐसे केंद्र है, तिरुपति, कुरनूल, कडप्पा, ये सभी जगहों पर छोटी छोटी पत्रिकाएं निकलते थे, वहां पर हिंदी प्रचार का कार्य भी करते थे। आंध्र प्रदेश में हिंदी दैनिक मिलाप, स्वतंत्र वार्ता, दक्षिण भारतीय के भीष्मदेव, आर्य शर्मा कल्पना, दक्षिण समाचार, संबंधी, विवरण पत्रिका, साहित्य सेतु, संकल्प, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के दक्षिणा, तमिलनाडु में तमिलनाडु हिंदी अकादमी के मलयज, तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के मधुधवन से। इस तरह तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, कुंभकोणम, कांचीपुरम, विरुदुनगर, कोयम्बतूर, नागपट्टनम, चेन्नई, पुदुचेरी, मदुरई। तो दक्षिण भारत के हिंदी अखबारों के इंटरनेट संस्करण भी प्रकाशित हो रहे हैं आजकल। इंटरनेट प्रकाशन, लघु पत्रिका युगमानस, करंट चले गए हैं तो हमारी पत्रिका युगमानस अब वेब जाल पर छाया हुआ है। इंटरनेट संस्करणों का प्रकाशन भी हो रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में दक्षिण भारत के सबसे आगे हैं और यहाँ के हर विद्वान जो हिंदी के साथ जुड़ते हैं वो स्वयं अपनी रचनाएं भी हिंदी में करते हैं और अनुवाद भी करते हैं, और इसी तरह से हिंदी की समृद्धि के लिए, देश की संपन्नता के लिए, देश की हमारी संस्कृति को बचाए लेने के लिए काम कर रहे हैं हिंदी के माध्यम से।
हिंदी के माध्यम से। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हिंदी वास्तव में एक भाषा नहीं है। हिंदी भारत की आत्मा है। उसमें आप भारतीय है तो हिंदी के साथ जुड़ना ही चाहिए। सामासिक संस्कृति के बारे में मैंने कहा, कॉम्पोजिट कल्चर, एकता में अनेकता नहीं है, अनेकता में एकता है। दिखने में अनेक हैं लेकिन एकता इसके मूल में है। अब इसके एक हथियार के रूप में हिंदी काम कर रही है। इसलिए राष्ट्रपिता गांधी जी ने ये स्वप्न देखा था। आजकल हम लोग हिंदी पढ़ाते हैं, हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन एक जमाना था पैसे के लिए काम नहीं करते थे, सेवा। आजकल ये शब्द सेवा, धर्म, त्याग, ऐसे शब्द गायब हो गए हैं। इस तरह के शब्दों को हमें घर वापस करना है। तो मुझे लगता है कि हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं है, हिंदी हमारी अस्मिता है। पूरे देश में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, हो रहा है। और कल के जो भाषा है, कल के जो संस्कार है, वो हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। इतना कहकर के बहुत संक्षिप्त रूप में, बहुत जल्दी में संक्षिप्त रूप में, ये दक्षिण में हिंदी के जो प्रसार है, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार है, इसमें थोड़ा सा रेखांकित करने का प्रयास मैंने किया है। ये विनम्र प्रयास है। जहाँ कुछ छूट गया है तो आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सबके तरह से सभी पत्रिकाओं का या सभी नाम, साहित्यकारों का नाम जोड़ना इतना आसान नहीं है। वास्तव में मौलिक लेखन के लिए अलग, अनुवाद के लिए अलग, पत्र पत्रिकाओं के लिए अलग, स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए अलग, इस तरह हिंदी प्रचार के विविध आयामी स्वरूपों पर विशद से हमें चर्चा करनी चाहिए। तब जाकर के कैसी सेवा दक्षिण में लोग कर रहे हैं, हिंदी की सेवा कर रहे हैं, इसके बारे में हम समझ पाएंगे। और ये मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हिंदी के प्रचार, दक्षिण में हिंदी प्रचार प्रसार करने में उत्तर के विद्वानों का भी योगदान है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हम मिलकर के आगे बढ़ते हैं, अकेला नहीं, जुड़कर, एक साथ जुड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मैं ये इस तरह से बोलने का अवसर दिया, तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके हमारे मंजुनाथ जी को कि आपने मुझे काबिल समझा। तो नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने महत्वपूर्ण विषय पर और इतने सागरवत विषय पर आपने जिस तरह से तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, पुडुचेरी, इन अलग अलग प्रांतों में हिंदी प्रचार प्रसार की जो स्थिति है उसको लेकर आपने जो एक विस्तृत वक्तव्य दिया, उसके लिए हम सभी प्रतिभागी साथियों की ओर से, गंगा कावेरी आयोजक मंडल, व्याख्यान माला के आयोजक मंडल की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत ही तथ्यात्मक और बहुत ही, चूंकि ये इतना विस्तृत विषय है कि मैं समझता हूं कि यह आप जैसे मूर्धन्य विद्वान की क्षमता का मामला है कि आपने इतने विस्तृत विषय को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस हेतु हम बारंबार विनयावनत हैं आपके प्रति।
और आपकी विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं। इसी क्रम में हम अपने साथ जुड़े हुए प्रतिभागी साथियों से ये आग्रह करते हैं कि वक्तव्य विषय से संबंधित अगर कोई जिज्ञासा उनकी है या कोई प्रश्न है तो वो सादर आमंत्रित हैं कि वो आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर ए अच्युतन जी, जो कालीकट विश्वविद्यालय केरल में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, और जो एक स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने अध्ययन और अनुसंधान के क्षेत्र में कीर्तिमान कायम किया है, नाटक के क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में, जैसा कि शुरू में डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी ने विस्तार से बताया है। तो मैं अपने साथियों को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी जो जिज्ञासा हो वो माइक्रोफोन ऑन करके सर के सम्मुख रख सकते हैं और अपनी जिज्ञासा का शमन कर सकते हैं, प्रश्न संवाद स्थापित कर सकते हैं। सर सादर प्रणाम। मैं अश्विनी कुमार शुक्ल, बांदा, उत्तर प्रदेश से। अच्युतन सर सादर प्रणाम। सर का माइक्रोफोन बंद है। सर अच्युतन सर, आपका माइक्रोफोन ऑफ है, उसे ऑन कीजिए। लगता है उन तक आवाज पहुंच नहीं रही है। सर आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए सर। आपका स्वागत है। नहीं, अच्युतन सर के पास आवाज नहीं जा रही लगता है। सर प्रोफेसर ए अच्युतन जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक ऑन कर लें। सर माइक्रोफोन बंद दिख रहा है, आप जो माइक वाला आइकन है उसे टच करके उसे ऑन कर लीजिए। और ये बांदा से हमारे नमस्कार मित्र डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी। जी जी जी, सादर प्रणाम। आपको देखे बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी, मैं भी बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है। और वैसे भी कालीकट विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, चूंकि सारा विभाग परिचित है और सबके साथ वार्ता निरंतर होती रहती है। जी जी, आपने बहुत अच्छा विषय को समेटा है और विहंगम दृष्टावलोकन करवा करके आपने बहुत सारा ज्ञान दिया है सभी। आवाज आ रही है? जी जी जी। तो सबसे पहले तो आपको इस व्याख्यान के लिए, इस अद्भुत व्याख्यान के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया और बहुत सारी जानकारियां दी, पूरी स्थिति, पूरी दशा और दिशा सब स्पष्ट कर दी आपने। अश्विनी कुमार जी बताइए। जी, तो अब एक चीज और इसमें जोड़ दी जाए। कुछ समस्या है? हाँ, कुछ एरर समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही वाक्य की आवृत्ति जो है कई बार हो रही है। जी जी जी, कुछ मुझे भी बहुत अच्छा एरर लग रहा है कि आपको देखे। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि दक्षिण भारत से मेरा बहुत जुड़ाव है और सन 81-82 पहले 2 साल में रहा तमिलनाडु में, फिर 86-87 में 2 साल रहा तमिलनाडु में, फिर 95 में मैं 2 महीने के लिए रहा। तो वहाँ की जो हिंदी की दशा दिशा है उसके बारे में भी काफी अध्ययन किया मैंने। और इधर कुछ और दूरदर्शन से संबंधित जो दक्षिण भारतीय धारावाहिक इत्यादि या दक्षिण भारत के जो हमारे साहित्यकार रहे, जैसे R.K. नारायणन का नाम लें तो उनका लिखा हुआ जो मालगुडी डेज धारावाहिक दूरदर्शन पर चला, लगभग 20 वर्ष वो प्रसारित होता रहा। धन्यवाद। हाँ, तो उससे भी हिंदी का विकास काफी कुछ हुआ मुझे लगता है। और आप तो वैसे स्वयं ही हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, आपका नाम बताइए। तो इस कारण से आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद।
फिर बात होगी। धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम। जी धन्यवाद डॉक्टर शुक्ल जी। मुझे लग रहा है कि कुछ तकनीकी समस्या है उधर से, हाँ, इस कारण से बात ज्यादा अच्छी नहीं हो क्योंकि पाई, वो लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो सर बोल रहे हैं, काफी देर में आवाज पहुंच रही है, कुछ ऐसा लग रहा है। जी 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 जी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मंजुनाथ जी जी को जी और जी आपकी जी पूरी टीम को, शैलेंद्र सर को, सबको बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। जी 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 स्वागत है। जी तो और हमारे प्रतिभागी साथी, मैं समझता हूं कि संवाद की स्थिति बन नहीं पाएगी क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। और सर ठीक से उधर से उत्तर, मुझे लग रहा है कि जो जो सुनने और उसके प्रसारण का जो वो है, वो कुछ व्यवधान उसमें पैदा हो रहा है। तो मैं अधिक आगे इसे न ले चलते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला यूट्यूब पर चैनल पर अपलोड करूंगा। तो जो मित्र इससे अभी नहीं जुड़ पाए हैं किसी वजह से, और उस दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर क्या काम हुए हैं, बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे संकेत, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे तथ्य आज के व्याख्यान में निकल करके आए हैं। और ये है हमारे व्याख्यान की यही एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में जो लोग हिंदी को लेकर काम कर रहे हैं, वो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी प्रतिभागी साथी, विद्वज्जन, प्राध्यापक बंधु, अपने कीमती वक्त में से निकाल करके आप जुड़े हमारे साथ, और आपने हमारा उत्साहवर्धन किया, और आप इस व्याख्यान से जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाया। तो आपके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके। आप सबको धन्यवाद। बीच में अश्विनी कुमार शुक्ल जी ने जो कहा वो बीच में ये सुनाई नहीं दे रहे थे। जी 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 कुछ तकनीकी ये टेक्नोलॉजी का तकनीकी प्रॉब्लम बाधा है। समझ में आ रही। जी जी बिल्कुल। हाँ, तकनीकी समस्या है। तकनीकी समस्या है। जी अच्छा, आजकल कहाँ है अश्विनी कुमार जी आप? अभी मैं बांदा में ही हूँ, वर्धा बांदा में? उत्तर प्रदेश में। जी जी, बांदा अच्छा। बांदा उत्तर प्रदेश में सर। बांदा उत्तर प्रदेश। हाँ, बांदा उत्तर प्रदेश। बहुत दिन हो जी गए जी। मिल करके। हाँ। हाँ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अब इधर तो अरे एक दो साल करीब के हो गया है ना, घर के अंदर है, हाँ कमरे के अंदर। वर- कोरोना कोरोना ये की वजह से बाहर नहीं जी निकल जी, रहा हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। ये वर्चुअल भेंट हो गई है। जी वर्चुअल जी भेंट हो गया। तब भी अच्छा हुआ, बहुत इतने साल हो गया ना। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है, बहुत ज्ञानवर्धक है, और आप स्वयं हिंदी के बड़े विद्वानों में शुमार हैं। तो आपके द्वारा जो सारी जानकारियां मिली हैं, ये वस्तुतः सारे सारे ही हिंदी के जो पक्ष है उनको रखती है। और आपने जो ये बात कही कि हिंदी देश की आत्मा है, बहुत बड़ी बात है, और वस्तुतः है हिंदी देश की आत्मा। तो ये सब सुन करके और जान करके बड़ा अच्छा लगा इसी बहाने। और दक्षिण भारत से जो लगाव है, मैं उसकी बात कर रहा था। लेकिन इधर जो दूरदर्शन है, उस दूरदर्शन ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में, और दक्षिण भारत के अंदर और दक्षिण भारत का जो हिंदी का पक्ष है उसको शेष देश के सामने रखने का बहुत स्तुत्य कार्य किया है। जैसे मैंने जिक्र अभी किया था, आपको सुनाई नहीं पड़ा था, मालगुडी डेज का जिक्र किया मैंने, हाँ कि आर के नारायण ने जो मालगुडी डेज लिखा था, भले ही उन्होंने अंग्रेजी में लिखा या जिसमें भी लिखा, लेकिन हिंदी में जब वो धारावाहिक के रूप में आया और लगभग 20 वर्ष तक वो दूरदर्शन से प्रकाशित होता रहा, तो उसके कारण से भी दक्षिण भारत हाँ की हाँ हाँ। नहीं, संस्कृति। मालगुडी डेज ही नहीं है। आजकल जो अभी जी आगामी जो दिन है। जी हाँ जी जी, फिर कुछ समस्या है हाँ हाँ तकनीकी। हाँ। चलिए, ठीक है फिर।
मिलेंगे फिर हम लोग। अच्छा, प्रणाम। अब दूरदर्शन की बात, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाना जो है प्रिंट मीडिया का नहीं है। जी प्रिंट मीडिया का नहीं है, तो इसलिए पूरे विश्व हमारे हथेली में। जी जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपका ये आज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य, जिसके दक्षिण में हिंदी प्रचार प्रसार अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, या जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के द्वारा, और सरकारी जो कार्यालय जो है उनके द्वारा जिस प्रकार का जो प्रसार प्रसार वहां पर हो रहा है, उन सभी विषयों पर, क्योंकि यह एक घंटे का विषय नहीं है, मतलब एक घंटे में बता पाने का जो विषय नहीं है, एक एक राज्य के लिए 2-2 घंटे का यह विषय होता है, क्योंकि हर एक राज्य में मौलिक रचनाएं होती हैं, और अनुवाद, मतलब साहित्यिक अनुवाद होते हैं, अनुवादिक कार्य होता है। विद्यालय और महाविद्यालय में जिस प्रकार का हिंदी प्रचार प्रसार हो रहा है, और उसके संबंध में, और साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती है उनके संबंध में भी बताना, 1 घंटे में बताना, पूरे मतलब जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनके संबंध में 1 घंटे में बताना, यह बहुत ही कठिन विषय है। फिर भी आपने अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से और रोचकता के ढंग से आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसीलिए मैं अपने कॉलेज और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलुरु कर्नाटक तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और सादर नमन करता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ इस जो यह एक आज का 33वां व्याख्यान है, अगले जो इस महीने का अंतिम व्याख्यान होगा, जो महाराष्ट्र के डॉक्टर दामोदर खड़से जी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो बैंक ऑफिसर होने के वे बोलेंगे इस महीने के अंतिम व्याख्यान के रूप में। इस व्याख्यान में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी, और उसके साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य डॉक्टर वंदना मैडम, और उसके साथ साथ वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, और मेरे अंतरंग मित्र जो बहुत व्यस्त रहते भी इस जो व्याख्यान माला का कार्यक्रम जो है इसको हम संपन्न करा रहे हैं। 1 हफ्ते में 1 बार हम मिल रहे हैं, उसके पहले भी बीच में बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं, और फिर भी इस व्याख्यान माला चलाने में और आज का जो संचालन, अत्यंत सुंदर संचालन किया है डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, मैं अपने निजी तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि फॉर्मली धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसके साथ साथ हमारा जो उत्साह प्रोत्साहन कर रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं जो हिंदी के अध्यापक मित्र, प्राध्यापक बंधु, हिंदी पठन और पढ़ाई के कार्य में निरत हमारे अध्यापक मित्र, जो शोधार्थी बंधु और छात्र मित्र इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे, इनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ साथ जो भी हमारा जो सहयोग दे रहे हैं उन सभी का मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद के लिए अवसर देने तो मैं अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी का भी धन्यवाद देता हूँ। तिवारी जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब औपचारिक रूप से आपको भी धन्यवाद। और आप जिस तरह से लगातार कंधे से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस हेतु हमारा आपका, जैसा कि पूर्व में करार है कि धन्यवाद देंगे नहीं, लेकिन औपचारिक रूप से धन्यवाद देना होगा। तो इसी के साथ
अगर आपकी सहमति है तो कार्यक्रम के संपन्नता की घोषणा की जाए। ठीक है। और इसी के साथ सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के संपन्नता की घोषणा की जाती है। फिर अगले 27 तारीख को 5 बजे हम मिलेंगे और एक प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर दामोदर खड़से जी के व्याख्यान में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान होगा। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत आभार।